गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024898। हम आज इसके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। ये हमारे पास सीजीएल की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज के पेपर को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 3 पुरुष और 4 लड़के किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष और 3 लड़के वही काम 10 दिन में करते हैं, तो 2 पुरुष और 3 लड़के वही काम कितने समय में पूरा करेंगे। चलिए कोशिश करते हैं। हमें कह रहे हैं 3 men and 4 boys कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days। 4 men and 3 boys can do the same work in 10 days. Then 2 men and 3 boys can finish the work in how many days? तो अब देखो हमें पता है कि 3 आदमी और 4 लड़के काम को 12 दिन में करते। एक ही दिन में काम कराना हो तो इनके 12 गुना व्यक्ति बुला लें। 4 आदमी और 3 लड़के काम को करते हैं 10 दिन में। एक ही दिन में काम कराना हो तो इनके 10 गुना व्यक्ति बुला लें। ये काम बराबर करते हैं तो इनको बराबर रख दें। 2 से चला गया 6 बार, 2 से गया 5 बार, तो 18 आदमी प्लस 24 लड़के बराबर 20 आदमी प्लस 15 लड़के। ये इधर आते ही माइनस का 2 आदमी, ये 15 लड़के इधर आते ही माइनस का 9 लड़के, तो 2 आदमी बराबर 9 लड़के। तो मैन और बॉयज का रेशो क्या आ जाएगा 9:2। ये हमारे पास रेशो आ गया। अब एक आदमी की जगह 9 और एक लड़के की जगह 2 रख सकते हैं। ऊपर दोनों में से किसी एक में ही रखते हैं। फर्स्ट में अगर रखें तो एक आदमी की जगह हम 9 रख सकते हैं, तो 3 की जगह 27, एक बच्चे की जगह 2, तो 4 की जगह 8, तो 27 और 8 35 लोग एक काम करते हैं 12 दिन में। एक आदमी की जगह 9, तो 2 की जगह 18, एक बच्चे की जगह 2, तो 3 की जगह 6, 18 और 6 24 लोग इस काम को कर सकते हैं कितने दिन में, x दिन में। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 24 इंटू एक्स बराबर 35 इंटू 12, 12 से गया 2 बार, तो x की वैल्यू 35/2 या क्या जाएगा 17.5 दिन। तो इस काम को कितने दिन में कर लेंगे 17.5 दिन में। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ये हमारे पास टाइम एंड वर्क में कंपाउंड रेशियो का क्वेश्चन था जिसका आंसर आ गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। The cost of manufacturing of a tape recorder is 1500. The manufacturer fixed the mark price 20% above the cost price and allows a discount in such a way that to get a profit of 8%. The rate of discount is. अब इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, MRP अपॉन CP इक्वल है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। हमें पता है कि इसका MRP जो है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस अगर अपन 100 ले रहे हैं तो MRP क्या आ जाएगा 120। अब उसे 10% का डिस्काउंट, वो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे ताकि उसे 8% का लाभ मिले। 8% का लाभ मिले तो 100 प्लस 8 108, डिस्काउंट नहीं पता मान लिया D% का। 0 से 0 कैंसिल, 12 से गया 9 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 90 बराबर 100 माइनस D, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो डिस्काउंट कितना देगा 10% का। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट देगा 10% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। An exterior angle of a regular polygon is 72 degree. The sum of all the interior angle. हम लोगों को पता है कि each exterior angle का फॉर्मूला क्या होता है। each exterior angle जो होता है रेगुलर पॉलीगन का वो होता है 360 डिग्री अपॉन n। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 72 डिग्री बराबर 360 डिग्री अपॉन n, तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई 5। 360/72 मतलब 5। अब इसकी नंबर ऑफ साइड 5 आ गई। हमें बताना है इसके सभी अंतः कोणों का योग, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। ऑल इंटीरियर एंगल का हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। n की वैल्यू 5 तो यहाँ रख दें, 5 - 2 3 गुना 180, तो क्या आ जाएगा 540 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी।
तो पॉलीगन के सभी अंतःकोणों का योग 540, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के सेकेंद्रीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है कि क्या होगा। अब हमारे पास एक स्फीयर है, हमें उसका सरफेस एरिया बताना है और कर्व सरफेस एरिया बताना है सिलेंडर का जो स्क्वायर को स्क्वायर के बाहर हो। चलिए, ये हमारे पास हम लोग अगर एक सर्किल बनाए, अब हमने इसके बाहर एक सिलेंडर बनाया, हमें क्या करना है, गोले का तो चाहिए टोटल सरफेस एरिया, स्फीयर का तो हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया, और सिलेंडर जो हमने बनाया जो इसको कवर कर रहा है उसका हमें चाहिए कर्व सरफेस एरिया। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं इसकी रेडियस आर लेता हूं तो मेरे पास ये 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। अब यहां पर ये रेडियस तो दोनों की सेम रहेगी, हाइट क्या हो जाएगी इस पूरी हाइट के बराबर 2r, तो क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर रेशियो में 2 पाई आर की जगह और h की जगह 2r। ये 4 हमने गलत लिख दिया ना, 4 पाई आर स्क्वायर तो ये रहा, ये हमारे पास था 2 पाई आर की जगह कैपिटल आर और h की जगह 2r, तो क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर रेशियो में 4 पाई आर स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 1:1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। हम लोगों ने क्या करा, इस गोले का तो टोटल सरफेस एरिया लिया और सिलेंडर का सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। अब ओरिजिनलिटी में ये क्या होगा, पूरा इस तरह से कवर करेगा, इस तरह से इसको ओवरलैप करता हुआ डायग्राम बनेगा। थोड़ा सा हमने डायग्राम अलग तरह से बनाए समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। A right prism has a square base with the side of base 4 cm and height of the prism is 9 cm. The prism is cut in 3 parts of equal heights by 2 planes parallel to the base. What is the ratio of volume of the top, middle and bottom part respectively? हमें कह रहा है हमारे पास एक लंब प्रिज्म है जिसका आधार 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। प्रिज्म की हाइट 9 सेंटीमीटर है। इसको आधार के समांतर दो सतहों द्वारा बराबर 3 ऊंचाइयों में बांटा गया। तो इन तीनों भागों के वॉल्यूम का रेशियो बताना है कि क्या होगा। अब देखो, अगर हम कहें कि हम यहां पर एक स्क्वायर बेस का, ये कोई हम लोगों ने एक प्रिज्म बनाया जिसकी भुजा ये 4 है और हाइट 9 है। हम इसके ऐसे 3 बराबर टुकड़े अगर कर दें तो भुजा क्या रहेगी, सेम रहेगी, हाइट भी 3-3-3 के टुकड़ों में बढ़ जाएगी। तो मेरे पास तीनों के वॉल्यूम का अगर मैं रेशियो देखूं तो 1:1:1 आ जाएगा। क्योंकि आप इस तरह से अगर इसको 2D में समझना चाहें तो ये हमारे पास एक पार्ट था, ये इसका हमने जो भी वॉल्यूम था इसको हमने इस तरह से 3 बराबर भागों में बांट दिया, तो इन तीनों के वॉल्यूम आपस में इक्वल होंगे। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या आ जाएगा 1:1:1। हाँ, कोई अगर ये सिमेट्रिक आकृति, कोई ऐसी आकृति होती है, अगर कोई कोण होता, शंकु होता, तब हमारे पास उसके वॉल्यूम में कोई और रेशियो आता, क्योंकि वहाँ हाइट चेंज होती रहती है। यहाँ पर तो ये एक जैसा दिखता है, जैसा प्रिज्म का बेस होता है वैसा ही टॉप होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब कोई इसमें करना चाहे तो बेस की भुजा क्या लेगा 4, मतलब लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4 और हाइट लेगा 3। ऐसे 3 वॉल्यूम बनाएगा, 3 क्यूब बनाएगा, क्यूब के वॉल्यूम निकालेगा क्यूबॉइड के, और उन तीनों का रेशियो निकालेगा। हाँ, किसी को करना हो तो, लेकिन डायरेक्ट इसका आंसर 1:1:1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। हमें कह रहा है इन द फिगर ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल इज 2 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ लार्ज सर्किल। हमें इस बड़े सर्किल की रेडियस बतानी है कि क्या होगी। ये C वाला एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है। चलिए कोशिश करते।
चलिए हम इस तरह से एक डायग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास ये एक सर्किल है, चलिए ये हमने मान लिया। ये हम यहाँ पर कह लेते हैं कि एकदम यहाँ सर्किल ऐसे सीधा ही आ रहा है। हम लोगों को दे रखा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये वाला एंगल 90 डिग्री, सी पर बना कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री। छोटे वाले सर्किल की रेडियस हमें दे रखी है 2, हमें इस बड़े वाले सर्किल की रेडियस बतानी है कि क्या होगी। चलिए अगर मैं इन दोनों को इस तरह से मिलाता हुआ यहाँ सी से मिलाऊं तो ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, ये 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री। अब अगर मैं इसके सेंटर को नाम दे दूं O, इसके सेंटर को नाम दे दूं P, इन बिंदु को नाम अगर मैं दे दूं D और E, हमें पता है छोटे वाले सर्किल की रेडियस 2 है, छोटे वाले सर्किल की रेडियस 2 है। अब 30 डिग्री के सामने की साइड अगर हमारे पास 2 है तो क्या होगा, 60 डिग्री के सामने की साइड मेरे पास क्या होगी, ये 90 के सामने की साइड तो 4 होगी और ये 60 के सामने की साइड 2√3, ये हम लिख सकते हैं। तो ये O से C तक की दूरी कितनी होगी, 4। O से C तक की दूरी 4 होगी, इसकी रेडियस 2 है तो ये कितनी होगी, 2। बड़े वाले की रेडियस में R मान लेता हूँ तो ये मेरे पास क्या होगी, R। तो यहाँ से अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो क्या हम साइन 30 डिग्री बराबर क्या, ऐसा हम कह सकते हैं PE अपॉन में PC। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब मैं यहाँ से अगर बात करूँ PE की, PE हमें नहीं पता R, PC की अगर बात करें तो ये क्या आएगी, R + 2 + 4 मतलब R + 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2R बराबर R + 6, तो R इधर आते ही माइनस का R बराबर 6, तो इस बड़े वाले सर्किल की रेडियस क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमें पता है ये 2 है, ये हमें फाइंड करनी है। इस तरह से हमने इसको जब मिलाया, ये एंगल 30 डिग्री, ये 2 है, ये 30 डिग्री, तो मेरे पास 60 डिग्री के लिए 4 और ये मेरे पास यहाँ पर ये 2√3 और 90 डिग्री के लिए 4, ये 4, ये 2, ये R और हमने साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, 57 की ओर। 57 हमें क्या दे रखा है, x + 1/x बराबर 3 दे रखा है, हमें x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 चाहिए। x + 1/x हमारे पास 3 है, हमें x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 चाहिए कि क्या होगा, x + 1/x हम लोगों को 3 दे रखा है, हमें x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 चाहिए। इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है x³ + 1/x³ इनटू में x² + 1/x² माइनस में x + 1/x। अब जब x + 1/x 3 है तो x³ + 1/x³ 18 होगा, x² + 1/x² 7 होगा और x + 1/x 3 होगा। तो 18 को अपन 7 से गुना कर दें तो क्या आ जाएगा, 126 - 3 क्या आ जाएगा, 123। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। अब मैंने x³ का मान कैसे निकाला, x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, x + 1/x का होल क्यूब माइनस में 3x + 1/x। तो x + 1/x 3 है, 3 का क्यूब 27 माइनस में 3 × 3 तो 27 - 9 क्या आ जाएगा, 18। सबसे पहले हमारे पास ये आ जाएगी और x² + 1/x² का अगर मान निकाले तो ये क्या होगा, x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस में 2, तो 3 का स्क्वायर 9 - 2 ये क्या बनेगा, 7। इसीलिए हमने ये सारी वैल्यू लिखी, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर। 58 देखो हमारे पास DI का क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, फ्लोइंग द पाई चार्ट स्टडी शोइंग द स्पेंडिंग्स ऑफ ए फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स ऑन पर्टिकुलर ईयर। एक परिवार के अलग अलग चीज़ों पर खर्चे को दिखा रखा है, हमें बताना क्या है, द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंड फॉर द फूड एंड मेडिसिन इज। फूड और मेडिसिन के लिए बात करें तो फूड के लिए कितना खर्च करा, 30%। मेडिसिन की अगर अपन बात करें तो मेडिसिन के लिए कितना खर्च करा, 12.5%। तो 30% और 12.5% का रेशियो चाहिए।
तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 2.5 से ही चला गया, 12 बार ये चला गया 5 बार, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 12:5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। इसी डीआई पर बेस टोटल 3 क्वेश्चन है। 59 देखो हमें क्या करें, यदि परिवार पर पूरे वर्ष में खर्च की गई कुल राशि 35,000 रुपये, तो उसमें से बच्चों की शिक्षा और भोजन पर कुल खर्च हमें बताना है कि कितना होगा। टोटल अमाउंट हमें दे रखी है 35,000। हमें क्या करना है, चिल्ड्रंस की स्टडी पर और फूड पर टोटल खर्चा बताना है कि कितना होगा। चिल्ड्रन की स्टडी पर 25%, फूड पर 30%, 25 और 30 क्या आ जाएगा 55%। तो हमें टोटल 55% खर्चा निकालना है, और 55% किसका, 35,000 का। 35,000 का हमें 55% निकालना है। तो अब देखो 50% निकाले तो 35,000 का आधा 17,500, 5% निकाले तो इसका 10वां भाग 1750। तो टोटल अगर अपन कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19,250 रुपये। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। तो परिवार का बच्चों की शिक्षा और भोजन पर कुल मिलाकर खर्चा 35,000 में से कितना था, 19,250 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी डीआई का 60 नंबर। एंगल ऑफ द पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग द एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का कोण हमें बताना है कि कितने डिग्री है। एंटरटेनमेंट पर हमारे पास खर्चा है 10%, पूरे 100% की वैल्यू 360 डिग्री, तो 10% की वैल्यू 1/10 मतलब 36 डिग्री। तो 36 डिग्री का कोण बनेगा मनोरंजन पर खर्चे का। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 61। 61 हमें क्या करें, A cistern has 2 pipes. One pipe can fill the water tank in 8 hours, other can empty in 5 hours. In how much hours will the cistern be emptied? Both the pipes are open together when 3/4 of the tank is already full of water. एक पाइप है A, इसको 8 घंटे में भर सकता, दूसरा पाइप B इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क आ जाएगा 40 कि टंकी में 40 मटके आएंगे। ए 8 घंटे में 40 मटके भरेगा तो ए की एफिशिएंसी 5, बी 5 घंटे में 40 मटके खाली करेगा तो उसकी एफिशिएंसी -8। अब अगर दोनों पाइप एक साथ काम करें तो दोनों की एफिशिएंसी क्या आएगी -3। हमें कह रहे हैं कि जब टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है और दोनों को एक साथ खोल दे तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। 40 मटके आते हैं, 3/4 भाग भरा है, इसका मतलब टंकी में कितने मटके हैं 30। ये 30 मटके हमें खाली करवाने, दोनों को कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 30 मटके खाली करवाने हैं, दोनों की एफिशिएंसी -3, तो दोनों क्या करेंगे, इसको 10 घंटे में खाली कर देंगे। माइनस किसको दिखा रहा है, खाली करने को। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 घंटे में हमारी टंकी खाली हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। The angle of elevation of the top of a pole from the point is 45 degree. The distance of the point from the foot of the pole is 100 meter. हमारे पास एक पोल है जिसका एंगल हमें कितना दे रखा है 45 डिग्री, और उसके बेस से वो दूरी कितनी है, फुट से 100 मीटर। हम लोगों को कह रहे हैं नाउ हाउ मच हाइट ऑफ द पोल शुड बी इंक्रीज टू गेट द एंगल ऑफ एलिवेशन एज 60 डिग्री ऑफ द टॉप फ्रॉम द पॉइंट सेम पॉइंट। हमें इसके टॉप को कितना बढ़ाना है ताकि इसी सेम बिंदु से हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना आ जाए 60 डिग्री। हमें इस कोण को 60 डिग्री करना है, तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री था, तो ये 100 मीटर थी, तो ये भी 100 मीटर होगी। अब हमें यहाँ से अगर देखिए हमें एंगल को 60 डिग्री बनाना है, तो ये एंगल कितना 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने की छोटी भुजा 100 मीटर, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी 100√3। तो इस पूरे पोल की टोटल हाइट हमें कितनी करनी है 100√3 मीटर, ये हमें करनी। तो अब हमें इसकी हाइट को कितना इंक्रीज करना होगा, हमें इसकी हाइट को इंक्रीज करना होगा, टोटल हाइट में से पहले वाली जो हाइट है उसको घटा दें, तो 100 यहाँ से कॉमन ले लें तो √3 - 1। तो पोल हमें कितना और बनाना होगा 100 × √3 - 1। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी।
कई बार √3 को सोल्व भी कर देता है, √3 की वैल्यू 1.732, तो यहाँ रख सकता है, तो 73.2 मीटर भी बढ़ाना पड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 63 पर। वह संख्या कौन सी है जिसे इन संख्याओं में जोड़ा जाए तो ये संख्या समानुपात में हो जाएंगी। हमें वो नंबर बताना है कि जो इनमें जोड़ा जाए तो समानुपात में हो जाएंगी। हमें पता है सब में कोई संख्या जोड़नी पड़ेगी, मान लिया x जोड़ना पड़ेगा, तो हमने लिखा नंबर से हमारे पास 7, 16, 43 और 79। 7 में x जोड़ा, बटा में 16 लिखा, इसमें कुछ नहीं जोड़ रहे। 43 में x जोड़ा, बटा में 79 लिखा। ये इसको करने की एक ट्रिक होती है। 7 और 16 का डिफरेंस, 7 और 16 का डिफरेंस 9, तो हम क्या करेंगे, ऊपर यहां पर गुना कर देंगे 9 से। 43 और 79 दोनों का डिफरेंस 36, यहां गुना कर देंगे 36 से, और हमें इन बटा वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ डिफरेंस निकालने के लिए थी। अब यहां से x का मान निकाले, 9 से क्या एक बार, ये क्या 4 बार, 4 का अंदर गुना करा, 7 चौक 28 प्लस 4x बराबर 43 प्लस x, तो 3x बराबर क्या आएगा, 28 इधर आते ही माइनस का क्या आ जाएगा 15, तो x का मान 5। तो इसमें अपन क्या जोड़ेंगे, ये संख्या समानुपात में हो जाए, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 5 जोड़ दें, ये हमारा आंसर आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। The ratio of milk and water in a container is 3:2. What part of the mixture should be drawn out and be replaced by water so that the quantity of water become half in the new mixture? हमें कह रहा है एक बर्तन के अंदर दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इस मिक्सचर का कितना भाग निकालकर पानी द्वारा रिप्लेस कर दें ताकि नए मिक्सचर में आधा पानी हो जाए। इनिशियली हम लोगों को पता है कि मिल्क और वाटर का रेशो 3:2 है। मान लिया हम इसमें से x लीटर मिक्सचर निकाल दें, x लीटर मिक्सचर निकालने के बाद भी मिल्क और वाटर का रेशो क्या रहेगा, 3:2। हम इस रेशो में कोई भी वैल्यू मान लेते हैं। मान लिया 30 लीटर मिल्क है, 20 लीटर पानी, तो अब सॉल्यूशन कितने लीटर का है, 50 लीटर का। अब हमने इसमें से जितने लीटर मिक्सचर निकाला उतना ही भाग क्या करें, पानी मिला दें। हम उसमें इतना ही भाग x लीटर पानी मिला दें ताकि हमारे पास क्या हो जाए, नए मिक्सचर में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। इस एक की वैल्यू 30 लीटर, तो इस एक की वैल्यू भी 30 लीटर। 20 लीटर को 30 लीटर बनाना हो तो कितने लीटर पानी मिलाया, 10 लीटर। इसका मतलब पहले मिक्सचर भी कितने लीटर निकाला था, 10 लीटर। 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद सॉल्यूशन अगर 50 लीटर का बचा था तो इनिशियली कितने लीटर का था, 60 लीटर का। और 60 लीटर में से अगर हमने 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया तो कितना मिक्सचर रिमूव करा, 10/60 या 1/6 भाग। तो हमने मिक्सचर का कितना भाग निकाला, 1/6 भाग। ये हमारा आंसर आ गया। इसका एक फॉर्मूला भी होता है 1/2 m-w/m, पर हम पूरा बेसिक तरीके से कर रहे थे। मिल्क हमारे पास कितना है, स्टार्टिंग में 3, दूध कितना है, पानी कितना है, रेशो में 2 बटा में 3, तो 1/2 गुना में 1/3, तो 1/6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 65 की ओर। एक गांव की आबादी हम लोगों को दे रखी है, हमारे पास 1 लाख है। इस आबादी में 10% प्रति वर्ष की वृद्धि होती है, तो तीसरे वर्ष के आरंभ में आबादी क्या होगी। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 1 लाख इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज एट 10% पर एनम देन द पॉपुलेशन एट द स्टार्ट ऑफ 3rd ईयर। तीसरे साल के स्टार्ट में बताना है। तीसरे साल के स्टार्ट का मतलब क्या होता है, 2nd ईयर एंड में, कि दूसरे साल एंड में जो पॉपुलेशन होगी वही हमारे पास तीसरे साल स्टार्ट में होगी। तो इनिशियली पॉपुलेशन 1 लाख थी, पहले साल 10% बढ़ी, इसका 110% हुआ। अगले साल फिर 10% बढ़ी, इसका 110% हुआ। 4 0 से 4 0 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 11 × 11 121 × 1000 1,21,000। तो इसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, 1,21,000। ये आंसर आ जाएगा। या 10% से बढ़ रही है तो इसका मतलब 1/10 बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन 10 से 11 फिर 10 से 11, इसका मतलब 100 से क्या हो जाएगी 121। 100 की वैल्यू 1 लाख, तो 121 की वैल्यू 1,21,000। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 3rd ईयर स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है, दूसरे साल एंड या 3rd ईयर स्टार्टिंग बात एक ही।
तो हमें सिर्फ 2 ही बार चेंज करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 देखो हम लोगों को क्वेश्चन दे रखा है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन लग रहा है हमारे पास। हमें क्या कह रहा है, दिए गए डायग्राम में ट्रायंगल STU में ST 8 है, TU 9 है और SU हमारे पास 12 है। QU ये पूरी भुजा, QU हमारे पास क्या है 24। SR पूरी भुजा हमारे पास कितनी है 32। PT पूरी भुजा PT कितनी है 27। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रायंगल दे रखा है PQU और ट्रायंगल PTR, इन दोनों के एरिया का रेशियो बताना है कि क्या होगा। चलिए सबसे पहले हमें ट्रायंगल दे रखा है PQU, ये वाला ट्रायंगल। तो अब देखो ये 9 है, ये पूरी 27 थी, तो ये कितनी हुई 18। P से U तक की लेंथ कितनी हुई 18। अब ट्रायंगल में हमें 2 भुजाएं पता है और उनके बीच का कोण पता है, तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 PU इंटू UQ लिख सकता हूं। तो 1/2 इंटू के अंदर साइन थीटा हमारे पास 60 डिग्री। PU की लेंथ क्या है 18। QU की लेंथ हमारे पास क्या है 24 इंटू में साइन 60 डिग्री। दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए अगर देखिए PTR, तो दूसरे वाला ट्रायंगल ये वाला है। ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, अगर ये कोण पता लग जाए तो बात बन जाए। ये 60 डिग्री, तो ये अंदर वाला 120 डिग्री, 120 और 15 ये तो 135 डिग्री। ये वाला एंगल 135 डिग्री आ गया। तो हम ये क्या लिख सकते हैं 1/2 PT इंटू RT इंटू साइन 135 डिग्री। तो ये क्या आएगा 1/2 PT की लेंथ हमें दे रखी है 27। SR 32 है, जिसमें से ये 8 है, तो ये कितनी हो जाएगी 32 माइनस 8 24 इंटू में साइन 135 डिग्री। हमें इन दोनों के एरिया का रेशियो बताना है। 1/2 से 1/2 कट गया, 24 से 24 कट गया, 9 से गया 2 बार, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, 9 से गया 3 बार, साइन 135 डिग्री। साइन 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, 90 प्लस 45 लिखूँ तो कोस 45 डिग्री। कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 2 से 2 कट गया, तो √3 रेशियो 3/√2, या √3 रेशियो में √3 इंटू √3 बटा में √2 है, √3 से √3 कट गया, √2 हटाने के लिए दोनों को √2 से गुना करा, तो आंसर क्या आ गया √t रेशियो √3। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था हमारे पास, जिसमें हमें एरिया के लिए एक फॉर्मूला यूज करना था। अगर ये एक ट्रायंगल है ABC, B और C के सामने वाली साइड पता है और ये एंगल पता है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 B इंटू C इंटू साइन। इसी की मदद से हमने इन दोनों के एरिया का रेशियो निकाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें कई जगह तो पाई का यूज करा और कई जगह एंगल का। पाई का मान पता है हमें 180 डिग्री होता है, तो हम इनको चेंज करके चलेंगे। 4/3 कोट स्क्वायर, π/6 मतलब 30 डिग्री, प्लस 3 कोस स्क्वायर 150 डिग्री, माइनस में 4 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस 8 साइन π/2 मतलब 90 डिग्री। तो 4/3 कोट 30 डिग्री का मान √3, तो √3 का स्क्वायर, प्लस 3 कोस स्क्वायर 150, कोस स्क्वायर 150, कोस 150 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, 180 माइनस 30 लिखूं तो कोस 30 डिग्री, वो भी माइनस का। अब कोस 30 डिग्री माइनस का कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, लेकिन स्क्वायर है तो अपने पास माइनस हट जाएगा, तो √3/2 का स्क्वायर, माइनस में 4 कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √2 का स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा 8 गुना 1,
तो क्या आ जाएगा 4/3 गुना में 3 प्लस 3 गुना 3/4 माइनस में 4 दूनी 8 प्लस में 8, तो ये दोनों कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 4 प्लस 9/4 एलसीएम आ जाएगा 4 तो 16 प्लस 9 25/4। तो आंसर क्या आ जाएगा 25/4 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की टेबल की वैल्यू याद होनी चाहिए और थीटा का कन्वर्जन करना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x प्लस वाई बराबर 6। अब देखो इसमें क्या होता है, जब मोड x प्लस मोड y बराबर a अगर हमें दे रखा होता है तो इससे बाउंडेड रीजन का एरिया होता है 2a स्क्वायर। तो a की जगह 6 दे रखा है, तो एरिया हमारे पास क्या जाएगा 2 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 2 इंटू 36 तो क्या जाएगा 72। तो आंसर क्या जाएगा 72 स्क्वायर यूनिट, 72 वर्ग इकाई। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन है कि अगर मोड x प्लस मोड y बराबर अगर a दे रखा है तो बाउंडेड रीजन का एरिया 2a स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट जो हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 69 पर। a माइनस बी बराबर √2, a प्लस बी बराबर √3, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 4ab इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो अगर मैं इसको लिख दूं 4ab इंटू में 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2, तो 4ab का मान हम क्या लिखें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिखें a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा में 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। तब देखो a प्लस बी की वैल्यू क्या है √3 का स्क्वायर 3 माइनस में 2 इंटू में 3 प्लस 2 अपॉन में 2, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 5/2। तो आंसर क्या आ जाएगा 5/2। ये ऑप्शन है हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें अगर ये वैल्यू याद नहीं होती, ये फॉर्मूले नहीं याद होते, तो शायद हम लोगों को इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन में ज़्यादा मेहनत आती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन अमाउंट इन द सेकेंड ईयर इज 250, what will be the compound interest for the third year on the same amount at 12% rate of interest। सेकेंड ईयर का CI अगर 250 रुपए, रेट है 12%, तो अगर हमें थर्ड ईयर का CI चाहिए तो सेकेंड ईयर के CI का 12% निकालें, 250 का 12% 30, तो 30 रुपए बढ़ा देंगे तो थर्ड ईयर का CI क्या आएगा 280 रुपए। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा 280 रुपए, क्योंकि रेट 12% है तो दूसरे साल का जो ब्याज है 250 वो मिलना ही है, इसका 12% और मिलेगा तो 30 रुपए और मिल जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा 280 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। x प्लस वाई प्लस जेड 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो हमें एक्स वाई जेड का मान बताना है कि क्या होगा। x प्लस वाई प्लस जेड 1 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3 है, तो हमें वैल्यू चाहिए एक्स वाई जेड की। तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3 माइनस में 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 माइनस में इसका मान चाहिए। तो आप जानते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy
वाई जेड जेड एक्स। तो इसका मान 1 का स्क्वायर 1 बना, इसका मान 2 प्लस 2। इस टर्म को अगर मैं a बोल दूं या p बोल दूं, 2p तो इधर आते माइनस का, तो 2p बराबर -1, तो p का मान -1/2। तो इस टर्म की जगह मैं माइनस का 1/2 लिख सकता हूं। तो 3 - 3xyz बराबर, ये क्या बनेगा 2 + 1/2, तो क्या बनेगा 5/2। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 + 1/2 क्या बनेगा 5/2, क्योंकि मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, तो 5/2। अब ये इधर आते माइनस का, इधर आते माइनस का, 3xyz बराबर 3 - 5/2, तो 3xyz बराबर 1/2। तो xyz बराबर 1/2/3 1/6। तो xyz का मान क्या आ गया 1/6। ये हमारा आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब इसमें 3 इक्वेशन थी, 3 ही वेरिएबल थे, तो हम कंसेप्ट ऑफ वैल्यू का तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास तीनों वेरिएबल के एग्जैक्ट मान आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। On a TV of brand A, the discount is 25%. On the TV of brand B, the discount is 40%. The price of B after discount of rupees 225 greater than the price of A after discount. B का जो रेट है वो A पर डिस्काउंट के बाद भी 2250 रुपये ज़्यादा है। हमें A का मार्क प्राइस बताना है, अगर B का MRP 35,000 है। अब टीवी B का MRP 35,000, टीवी बी के एमआरपी पर जो डिस्काउंट मिलता है वो 40% का, 35,000 का 40% 14,000, तो ये टीवी बी बेचा कितने में 21,000 रुपये में। टीवी बी का जो रेट है, सेलिंग प्राइस है, वो ए के सेलिंग प्राइस से भी कितने रुपए ज्यादा है 2250 रुपये थी, क्योंकि कह रहा है इसकी छूट के बाद भी बी की कीमत जो है छूट के बाद ए की कीमत से 2250 रुपये दिखे। इसका मतलब ए को इससे 2250 रुपये कम में बेचा गया था। तो टीवी ए का अगर सेलिंग प्राइस निकाले तो 21,000 रुपये में से 2250 रुपये घटा दें तो क्या जाएगा 18,750। अब इसमें कब बेचा गया, जब इस पर डिस्काउंट कितना दिया 25% का। हमें इसका एमआरपी चाहिए 25% का मतलब 1/4, तो एमआरपी 4, डिस्काउंट 1 का, सेलिंग प्राइस 3 की वैल्यू 18,750 रुपये, तो 1 की वैल्यू 6,250 रुपये, तो 4 की वैल्यू 4 गुना 25,000 रुपये। तो टीवी ए का एमआरपी कितना आया 25,000 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। 73 हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हमें इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। क्वेश्चन लिख लेते हैं 17/30 प्लस 3 से 1/5 माइनस के अंदर 5/6 माइनस में 3 से 4/5 डिवाइड में 9 से 1/2। चलिए एक एक करके अपन इन टर्म्स को सोल्व करते हैं। 17/30 प्लस 5 दिए 15 और 1 16/5 माइनस में 5/6 माइनस में, इस अंदर वाली टर्म को सोल्व करें तो 5 दिए 15 4 19/5 डिवाइड में 9 दूनी 18 और 1 19/2 मतलब गुना में 2/19। ऐसा हम लिख सकते हैं। 19 से 19 कैंसिल तो 2/5, तो 17/30 प्लस 16/5 माइनस में 5/6 माइनस में 2/5, ये हमारे पास बनेगा। तो 17/30 प्लस 16/5 माइनस के अंदर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 30, क्या आ जाएगा 25 माइनस में 12, तो 17/30 प्लस 16/5 माइनस में 13/30। अब फिर अंदर वाले का एलसीएम भी 30 आ जाएगा, तो पूरे का एलसीएम 30 हो गया। तो क्या हुआ 17 प्लस, मैं यहाँ पर अगर 16 को 5 का भाग दिया 16 इंटू 6 96 माइनस में 13, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 17 में से 13 गई 4 96 प्लस 4 100/30, 0 से 0 काट दिया तो 10/30।
3। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। तो 73 का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। दो संख्याएं 6:11 में उनका HCF 28 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग बताना है कि क्या होगा। दो नंबर्स का रेशियो अगर 6:11 है, इनका HCF अगर मेरे पास 28 है, तो ये नंबर पहले वाला क्या होगा? 6H और दूसरे वाला नंबर 11H। H का मान 28, तो 6 गुना 28 168। दूसरे वाला नंबर 11H 11 गुना 28 308। दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है? योग बताना है। तो a प्लस बी अगर हम करें 168 प्लस 308, 8 दूनी 16, 1, तो क्या आ जाएगा? 476। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि संख्याओं का रेशियो पता है, HCF पता है, तो नंबर क्या होता है? HA और HB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, पेपर का लास्ट क्वेश्चन। ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है, तो इसका मान बताना है कि क्या होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए बी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दोनों ही टर्म का एक ही मतलब है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें क्या दे रखा है? 3552। ए माइनस बी हमें क्या दे रखा है? 6, और हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये 6 बटा में आ जाएगा। तो 6 बटा में अगर आएगा तो 5 6 30 बच जाएगा, 5 55, 8 6 9 6 54 बच जाएगा, 1 12 फिर चला जाएगा 2 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा? 592। ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। तो चलिए आज के पेपर के पूरे हमने 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो कमेंट करके बताना, तो आपको मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। तो हम मिलेंगे अगले पेपर में नए सोल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू। आपका अपना प्रिंस। थैंक यू।